सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज रेती माफिया प्रकरण का 8वां भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं डॉक्टर चंदू सोजेतिया। 8वें भाग में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार तहसीलदार को बार बार मांगने के बावजूद भी पूरी जानकारी नहीं दी। उन्हें बार बार पत्र देकर स्मरण कराना पड़ता है कि इसमें यह जानकारी अधूरी है। तहसीलदार है, पूरा महसूल विभाग है। अमरावती के अंतर्गत जो भी रेती बाहर से आती, हर चीज़ की देखरेख इनके नज़र से होती है। क्योंकि कहीं पर भी यदि रेती को पेनल्टी देनी है, चालान बनाना है या गाड़ी जब्त करनी है, वहाँ पर तहसीलदार लगता, पुलिस के हाथ में यह कार्रवाई नहीं। पुलिस सिर्फ यदि अवैध रूप से कुछ वाहन जाता हुआ दिखता है या उसे शक होता है कि इसमें रेती ज़्यादा हो सकती है, इसके पास रॉयल्टी नहीं हो सकती, या उन्हें कहीं से सूचना मिलती कि अवैध रूप से आ रहा प्रकरण, तो उसको हाथ देकर रोकते हैं और उसके बाद में सारा जो कार्रवाई करनी होती है वो पूरी तहसीलदार के पास में होती है। तो तहसीलदार कार्रवाई तो करता है और 9 तारीख के इस प्रकरण में भी उन्होंने कार्रवाई क्या की कि पुलिस वाले ने जो गाड़ी पकड़ी, इन्होंने उसको छोड़ दिया। ये उनकी कार्रवाई थी। अब छोड़ दिया, कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार गलती से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, बाद में तहसीलदार उन्हें सही यदि होता भी है, कई बार सही भी होता है, ऐसा नहीं कि हर बार गलत ही हो, सही भी होता है, वो करके उन्हें वहाँ से नील की यानी उनका नील का पंचनामा बनता है और उन्हें एक वहाँ से रिलीज ऑर्डर देके छोड़ दिया जाता है। इसमें भी ऐसी हुआ कि जो गाड़ी 9 तारीख को पकड़ी गई थी उसमें 60 टन माल था। 60 टन माल, ट्रक का वजन नहीं, और एक में 45 टन माल था। ये करीब 13 ब्रास और 9 ब्रास के आसपास ये पूरा माल होता है। जबकि इन्होंने जो ब्रास मुझे लिख कर दिया था यहाँ पर, जो तहसीलदार से मैंने मांगा था जानकारी, उसमें उन्होंने रिलीज ऑर्डर जो लिखा उसमें उन्होंने लिखा था 7.43 ब्रास और एक गाड़ी में 8.32 ब्रास, ऐसा उन्होंने लिख के मुझे दे दिया। अभी 8.32 कैसे निकला, 7.43 कैसे निकला, इस चीज़ की मुझे जानकारी चाहिए थी। इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं दी। एक ही पत्र 3 बार उन्होंने बार हम रिपेयरिंग कह सकते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, अमेंडमेंट बोल सकते हैं, जो भी जिस भाषा में बोलना, कि हर बार उसी पत्र को सुधार कर बार बार हमारे सामने दिया गया। सबसे पहले जब हमने उनसे जानकारी मांगी थी, जो 20 तारीख को यानी 8 दिन बाद उन्होंने जानकारी दी, मैंने बताया कि ये 3 पत्र उन्होंने मेरे पास में दे दिए थे, जिस पे ना किसी प्रकार का सही थी, ना किसी प्रकार का कोई स्टैम्प, ना कोई तारीख किसी की। ये था पत्र हुआ जो पुलिस अधिकारी ने तहसीलदार को दिया था, और तहसीलदार ने जो मुझे वहाँ से जो पत्र दिए वो ये पत्र। ना इसमें आप देख रहे हैं ये जो निशान मैंने करके रखा हाईलाइट के, इस पर ना तो किसी की सही है ना कोई लेने वाला, सिर्फ एक जिसका ट्रक मालक है उसकी कोरे कागज़ पे इन्होंने साइन उस समय ले ली थी। इसके समय यहाँ पे भरा हुआ नहीं था, क्योंकि देखिए अभी आप यहाँ पे कोरा दिख रहा है। अब धीरे धीरे कैसे ये भर जाता है, कैसे इसमें होता है, धीरे धीरे समय से मैं आपको बताऊँगा। ये पहली बार 2 जब्तीनामे दिए थे। दोनों जब्तीनामे में इन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, इसमें सिर्फ ट्रक नंबर दे दिया और उसका नाम दे दिया और पुलिस स्टेशन नांदगांव पेट जहाँ पर जब्ती की है उस अधिकारी का नाम, जबकि उस अधिकारी ने जब्ती नहीं की थी। यह पहली बार में उन्होंने 3 कागज़ मुझे भ्रमित करने के लिए दे दिए थे, जो किसी भी प्रकार के किसी भी काम में नहीं आते थे। सादा कागज़ है, जब्ती देने की कोरे कागज़ पे उनसे वहाँ पे जब देते हैं ना, तो कोरे कागज़ पे उनसे सही ले लेते हैं ट्रक माल, और वहाँ पे ट्रक उनको छोड़ना रहता है तो उनकी मजबूरी होती है, वो सही दे देते। ये देने के बाद में इसमें नहीं था। इसके बाद में मैंने कहा कि आधी अधूरी जानकारी, उसके बाद में जितना मैंने पत्र व्यवहार किया वो सारा मैंने इस माध्यम से पूरी जनता के पास में बताने का प्रयास किया और जनता को बताया, और ये सारी बातें इनके उच्च अधिकारी के पास में भी जा रही है, क्योंकि इसकी वीडियो लिंक और इसकी सारी चीज़ मैं हर उच्च अधिकारी के पास में भेजता हूं, ताकि उनको मालूम पड़े कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार उनके अंतर्गत चल रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको जो पत्र दिया कि आपके कार्यालय द्वारा हमारे निवेदन पर 2 बार में दिया गया अहवाल अभी भी अधूरा और भ्रमित करने वाला। 2 बार अहवाल दे दिया। जैसे मैंने बताया कोरा था, ये तो वो कोरा का तो मैंने इसमें लिया ही नहीं, ऐसे तो 3री बार अहवाल मिला मुझे। पहली बार वो कोरे, दूसरी बार उन्होंने एक गाड़ी का दिया, तीसरी बार दूसरी गाड़ी का दिया, ऐसे 3 बार में अहवाल दिया जो भी पूरा नहीं था। मैंने इसमें आगे लिखा कि जांच हेतु निवेदन
इसके अलावा रॉयल्टी पेपर जांच का अहवाल और डंपर में मौजूद रेती का मौजमा, यानी जो रॉयल्टी पेपर उन्हें दिए थे उसका भी यानी पेपर जांच किया नहीं किया वो भी उन्होंने जांच करके मुझे उन्होंने कॉपी दी कि ये सही है करके, वो भी मैं कॉपी आपको बताऊंगा। उसके बाद डंपर में मौजूद रेती का मौजमाप जिस विवरण जिसके आधार पर मंडल अधिकारी ने 7.43 ब्रास और 8.32 का वॉल्यूम निकाला था। ये मंडल अधिकारी तहसीलदार की टीम का व्यक्ति होता है जो स्पॉट पे जाके सारी चेक करता है, तहसीलदार को रिपोर्ट करता है पूरी, और तहसीलदार उसके आधार पर उन्हें आदेश देते हैं कि आगे क्या करना है। और ये इनके विश्वास का व्यक्ति होता है। इनकी बोली हुई बात तहसीलदार ने बोली हुई बात है और तहसीलदार उस पर सही करके आगे कागजात फॉरवर्ड करते हैं। वॉल्यूम का और वजन का आपसी संबंध की सत्यता की मौजमाप, यानी जो वॉल्यूम इन्होंने निकाला 7.43 ब्रास और 8.32 ब्रास, और जो वजन था ट्रक का 60 टन और दूसरे का 45 टन, 15 टन का यहाँ पे फर्क है, लेकिन यहाँ पे मात्र जो ब्रास का फर्क है, एक ब्रास का भी फर्क नहीं है, यानी 15 टन में एक ब्रास से कैलकुलेट कर रहे हैं। यहीं पे सारी पूरी की पूरी इनको यहीं पर समझ में आती है कि किस प्रकार ये पूरा का पूरा यहाँ पे गोरख धंधा चल रहा है। उसके बावजूद भी तहसीलदार को यदि नहीं समझ में आता, नहीं करता, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ की मिली भगत है। जब मिली भगत होती है सारी की सारी, तो तहसीलदार को भी कुछ समझ में नहीं आते रहता, या उसका वह बहाना करते कि नहीं समझे। और ऐसा नहीं होता कि तहसीलदार को नहीं समझे, इतना बड़ा अधिकारी है, इतने बड़े पद पे बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी, मैंने कहा ना पिछली बार भी कि कई तहसीलदार और हमने महसूल विभाग के व्यक्ति ऐसे देखे कि ट्रक को सिर्फ आंखों से देखकर कि इसमें कितने ब्रास रेती है वो पूरी पूरी मोज के आंखों से बता देते। तो ये मैंने पत्र दिया मोज माप का। इसके बाद में मैंने दूसरी बार का मैंने बताया जो इन्होंने मुझे कागज़ दिए थे, इसमें पहली बार का तो मैंने बताया, दूसरी बार में ये सारे सही सिक्के के साथ में कागज़ मुझे दिए। इसमें यहाँ पे देखिए कि आप जो ये वज़न की मैंने एक मार्क करके रखा, यहाँ पर कहीं पे भी वज़न माप कागज़ वही चल रहा है। पहली बार जो मैंने बताया आपको कि ये कागज़ है वो का वही सारे कागज़ यही कागज़ है। पहली बार का ये कागज़, वही कागज़ पे थोड़ा सा लिख कर मुझे दूसरी बार यह कागज़ दे दिया। ये सारे सरकारी कार्यालय से कागज़ चल रहे हैं, ये पूरे किसी व्यक्ति ने नहीं, सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड रखी, क्योंकि इस पर जावक नंबर भी लिखा हुआ है 7222, एक ही जावक नंबर है, बार बार उसी जावक, क्योंकि इसको सिर्फ वो उस पर सुधार करके दूसरी बार में दिया है जिसमें नहीं था। अब इसके बाद में जब मैंने पत्र दिया तो तीसरी बार में जो उन्होंने मुझे यहाँ पर कागज़ दिए वो आपको कागज़ में बता रहा हूँ, ये तीसरी बार का कागज़ है। अब यहाँ पे देखिए पहली बार में कोई सही सिक्का नहीं था, दूसरी बार में सही सिक्का आया, तो यहाँ की जो ये जगह जो दिख रही है आपको, ये जगह में अब यहाँ पर मोजमाप भर के आ गया है। ये मोजमाप कौन सा है? जो 7.32 और 7.43 और 8.32 ब्राज मौजी थी, उसके हिसाब से इन्होंने फिर उसकी कितनी लंबी रुंदी होना टेबल पे बैठकर निकाली और मुझे दे दी। ये ट्रक के माप से कहीं भी किसी भी प्रकार का मैच नहीं होता। मैंने यही तहसीलदार को कहा कि ये जो वजन आपने लिखा और वो जो वॉल्यूम निकाला है और जो टन में वजन है, ये तीनों की सत्यता कैसी होती है ये आप बताइए। तो वह निश्चित रूप से अब इसमें गड़बड़ तो है, तो कहीं जवाब देने लायक वो दे नहीं, और टालम टोल की नहीं है, बराबर है। हमने कहा कि आप इसके जो आरटीओ से भी हमने उस ट्रक का पूरा वॉल्यूम्स वगैरह निकाल के रखा, आरटीओ से भी, कि कितना उस ट्रक में माल पूरा ओवरलोड किए तो कितना बैठता है, कितने ब्रास माल बैठता है, ये सारा का सारा लिख के दिया। ये दो कागज़ जो बाद में उन्होंने मुझे पीछे से मेरे पत्र के बाद में दिया, ये यहाँ पर भी दिख रहा है आपके, ये दिख रहे होंगे पूरे यहाँ पर दिख रहा है, ये इन्होंने मुझे दे दिए। अब ये इन्होंने लिख के दे दिए यहाँ तक, यानी उनके हिसाब से कि उनका काम पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। भाई आप गलत जानकारी भी मुझे दे देंगे तो आपका काम कैसे ख़त्म हो जाता, उसकी सत्यता की जानकारी होनी चाहिए। मैंने कहा कि 7.43 और 8.32 और 45 टन और 60 टन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका दोनों का आपस में रिलेशन कैसे बैठता है, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको बताना है। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, क्योंकि कहीं इसका कोरिलेशन बैठता ही नहीं। जिस ढंग से उन्होंने मोजमाप तो बताया कि सारा का सारा टेबल पे मैं इसलिए मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि सारा काम यहाँ पे उन्होंने टेबल पे बैठ के किया। सबसे पहली उनकी मुझे ये रिसीट दी, आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि इसमें कहीं पर भी यानी किसी अधिकारी की साइन नहीं, किसी
पंच की सही नहीं, सिर्फ एक जो ट्रक माला के ड्राइवर होगा उसकी सही कोरे कागज़ पे लेकर इन्होंने रख लिया और उसी की सारी जेरॉक्स मेरे साथ में बाद में चल रही है हर बार। यानी ये निश्चित है कि अहवाल जो जगह पे तैयार किया जाना था, ये सारी चीज़ें उस स्पॉट पे तैयार होती है जहाँ पे जब्तीनामा होता है, जहाँ पे ट्रक दिया जाता है। मैंने आपको वो चीज़ बताई कि पहले इसमें कुछ नहीं है, किसी की सही नहीं, दूसरे इसमें सही सिक्के साथ में, तीसरे इसमें मौज माप लिख के उन्होंने दिया। तो निश्चित रूप से कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस रेती के प्रकरण में तहसीलदार द्वारा किया जाता है। बाकी तो चलो ठीक है, व्यापारी तो देखो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपने हर चीज़ के हथकंडे अपनाते रहते, ओवरलोड भी माल लाते रहते, रेती चोरी भी होती है, और यदि नहीं वो ओवरलोड बताए और तो इनको जो बांटने का पैसा हुआ, यदि आप ओवरलोड नहीं भी लाए तो इनका हिस्सा इनको देना ही पड़ता है। ऐसे हमने जब ट्रक मालक से बात की तो बोले इनको तो पुलिस, अभी जब 10-12 दिन पहले ट्रक पकड़ा था तो ट्रक वालों ने हमको फ़ोन करके दिया है कि पुलिस वाले हमें यहाँ पे तंग कर रहे हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं होता, उसके बावजूद ये हमारी चालान करते हैं। और यहाँ पे वो चालान करी है, सीपी स्क्वाड के योगेश इंगड़े की टीम ने चालान किया, गाड़ी वहाँ पे नांदगांव पेट में जमा की, कुछ गाड़ी इधर राजापेट में जमा हुई, और ये सारी गाड़ी आज भी राजापेट की गाड़ी हम देखते तो वहाँ पे जब्त करके पड़ी है, आज तक वो गाड़ी छूटी नहीं है। क्योंकि गाड़ी जब पकड़े जाती है तो महीना महीना 1.5 महीना कई बार लग जाता है, और ये सारी परेशानी ना हो इसलिए ट्रक मालक और ड्राइवर इन सब लोगों को पैसा देते जाता, उसमें पुलिस भी शामिल है। यदि पुलिस शामिल नहीं होती तो इतने ट्रक छोड़े नहीं जाते और ना ही कहीं इतनी अवैध रूप से रेती का प्रकरण होता। और इसके बाद में मैंने सारा होने के बाद में जब नहीं होता है तो इसमें एक सारी चीज़ें हमने तहसीलदार को बताई, तो उन्होंने एक आदेश दिया अपने अधीनस्थ अधिकारी को कि इसकी जाके शिकायत नांदगांव पेट पुलिस स्टेशन में कर दी जाए। अब क्या वह शिकायत हुई, क्या वह नांदगांव पेट में शिकायत जाकर अधिकारी ने शिकायत की, क्या तहसीलदार का दिया हुआ पत्र मुझे सिर्फ दिखावे का पत्र था या उस पर कार्रवाई भी की गई, फौजदारी गुना दाखिल करने की कहा था, जिस अधिकारी ने गलत जानकारी दी उस पर भी फौजदारी गुना दाखिल करने की बात हुई थी, लेकिन क्या यह सब प्रकरण हुआ, इसके लिए मैंने एक पत्र और उनके पास में दिया था। और जो पत्र उन्होंने इसके लिए दिया है शिकायत के लिए, एक आदेश पत्र है, वो आदेश पत्र है तहसीलदार का आदेश। मैंने कहा कि जैसा उन्होंने कहा कि मैं तालुका मजिस्ट्रेट हूँ, आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं पूछ सकते, कोई सवाल नहीं पूछ सकते, जो मैंने दे दिया वही फाइनल है, वही सत्य है, ये उन्होंने मुझसे कहा। और उसके बाद में आखिरी में मैंने जब कह दिया कि इसके अलावा कुछ नहीं है तो हमने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। लेकिन आखिरी जो पत्र मैंने उनके पास में दिया था तहसीलदार के पास में, और वह पत्र मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पे यह पत्र है वो, जिसमें लिखा है मैंने कि अमरावती दिनांक 9 अप्रैल को नांदगांव टोल नाके पर पुलिस की लिखित विनती शिकायत पर रेती के डंपर क्रमांक MS27 BW9797 BH MS27 BX 4060 पर की गई कार्रवाई के अंतर्गत आपके आदेश पर दोनों डंपर को क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया था, जबकि पुलिस द्वारा कराए गए डंपर के वजन के आधार पर प्रथम दर्शनीय अपराध नजर आता है। पुलिस द्वारा कराए गए कांटे के वजन में क्रमशः 59.781 टन, दूसरे का 45.560 टन वजन था। 16 या 14 चक्के के किसी भी डंपर को इतने वजन की आरटीओ द्वारा, जिसमें रोड का बैलेंस चलता है, इसमें बहुत सारे क्या नुकसान होते हैं ओवरलोड से, मैं आपको आने वाले भाग में बताऊंगा कि ओवरलोड रेती यदि भाई फायदा होता क्यों नहीं, लेकिन क्यों नहीं लाई जाती इसके बारे कारण बताऊंगा। यह प्रथम दर्शनीय अपराध नजर आता है और गाड़ी को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाया जाना चाहिए था। जब उन्होंने गाड़ी तहसीलदार ने के पास में शिकायत आ गई, पुलिस की शिकायत आ गई, तो उन्होंने वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन है जो भी वहाँ पर ले जाकर गाड़ी का जब्तीनामा करना था और उसके बाद में वहाँ पर कार्रवाई करनी थी। इन्होंने जगह पे ही जब्तीनामा किया, जगह पे सुपुर्दनामा किया और जगह पे रिलीज ऑर्डर देके सिर्फ साइन लेके, कागज़ भी सब बाद में तैयार किए। मैंने आपको सारा बताया कि किस प्रकार इन्होंने कागज़ तैयार किए। आपके अधिकारी
पुलिस स्टेशन ले जाया जा था और जिसकी सूचना आरटीओ विभाग को दी जानी चाहिए थी। आरटीओ विभाग को इसलिए दी जानी चाहिए कि आरटीओ तय करता है कि ट्रक में माल ओवरलोड है या नहीं। हालांकि दिखता इनको भी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी और जो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है वो आरटीओ को, तहसीलदार को नहीं है। तहसीलदार ने लेकिन आरटीओ को बताना चाहिए था, उसकी ये कर्तव्य भी था, ड्यूटी भी थी कि इस पर ओवरलोड है नहीं है, वो आरटीओ तय करेगा। और दिखता है, समझ में तो उनको भी आता ओवरलोड है करके। सूचना आरटीओ विभाग को दी जाना जरूरी थी और यह अधिकारी की ड्यूटी भी थी, जिसने जानबूझकर लापरवाही बरती गई। साफ लिखा, साफ यहाँ पे आरोप लगाया है कि लापरवाही, सरकार के टैक्स का नुकसान हुआ। सरकार का टैक्स का कोई दूसरा व्यापारी नुकसान करता, उस पर पेनल्टी, उस पर जब्ती, उस पर इसकी रेड, दुनिया भर के काम होते, लेकिन उनके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी अधिकारी जब ऐसा सरकार का टैक्स का नुकसान करता तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। सारे पूरे प्रकरण के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आप व्यापारी पे तो हर बार कार्रवाई करते हो, ट्रक मालक पे कार्रवाई करते हो, लेकिन जिन लोगों ने इतनी मलाई खाई है बीच में बैठकर, उनकी मलाई वापस क्यों नहीं आती, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उन तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उस मंडल अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, रास्ते में जितने पुलिस स्टेशन जिनको हरी झंडे देते उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। हिस्सा तो सारा लेते और अकेले भुगतना पड़ता है पूरा का पूरा व्यापारी को। आगे मैंने लिखा है, आपके अधिकारी को यदि ओवरलेट की जानकारी नहीं है, यदि वो एक बोल के मुझे ओवरलेट नहीं समझता, ये आरटीओ का काम है, तो इससे पूर्व भी ऐसे कई नासमझ और लापरवाही के कारण ऐसे अपराध हुए होंगे। अपराध यानी ऐसे अवैध रूप से रीति आई होंगी और सरकार का करोड़ों का राजस्व ऐसे लापरवाह अधिकारी का कारण हुआ होगा। मैं लिख रहा हूँ इसमें कि अधिकारी लापरवाह है, जानबूझ के किया। और यदि उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का काम था, यदि आरटीओ के पास जाता है, मौज माप नहीं आता है, रेती नहीं समझती है, रॉयल्टी नहीं समझती, यानी उनके अधिकार क्षेत्र में पेनल्टी लगाना नहीं है, तो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है या किस दबाव में आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। कई बार इनके ऊपर वरिष्ठों का भी ये रहता है, दबाव रहता है कि भाई ये ट्रक नहीं पकड़ना, उसमें शासन प्रशासन सब आ गए। कई बार गाड़ी पकड़ते लेकिन किसी का फ़ोन आता तो गाड़ी छोड़ देनी पड़ती। हो सकता है शायद यहाँ पे भी किसी का इनको फ़ोन आया, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन जो इन्होंने गलतियाँ की है जो सामने दिख रही है। कई बार तो कैसा होता है, हमारे पास भी कागजात नहीं रहते, गाड़ी छोड़ दी बराबर थी, हम भी क्या कर लेंगे। ये तो सारा पूरा पहले दिन से इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो एक ये सिर्फ सैंपल के रूप में गलती ऐसे रोजाना होती है जिसके कागजात ये लोग नहीं देते। और जैसा कि पहली बार तहसीलदार ने बताया था कि जो गाड़ी हम छोड़ देते उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते। आगे मैंने कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम था तो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है या किसके दबाव में आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, कृपया इसकी जाँच कर खुलासा कर हमें तुरंत जानकारी देवे। इस लेटर के बाद में तहसीलदार साहब को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने चिढ़ के कहा कि आप मुझे किसी प्रकार के सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैं आपको ना लिखित में जवाब दूंगा ना आपको बोल के जवाब दूंगा, आपको जो आगे करना आप कार्रवाई कर सकते। यह बोलकर, और वो जो पत्र उन्होंने दिया था उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, ये मैं आने वाले समय में आपको दिखाऊंगा। रेती के इस प्रकरण में करोड़ों का नुकसान तो होता ही है, लेकिन साथ में सारे जितना भी नुकसान होता उसका पूरा खामियाजा, उसका पूरा भरपाई हम लोगों को करनी पड़ती। कैसे हम लोगों को करनी पड़ती? इनको जितना पैसा खिलाया जाता है उसके कारण रेती की कॉस्ट बढ़ती है, रेती की कॉस्ट पे हम करते हैं, सरकार का राजस्व का नुकसान होता है, हमारे भाव का नुकसान होता है और मात्र ये कुछ अधिकारी मिलकर इसके पूरी की पूरी मलाई खा जाते हैं, क्योंकि सरकार के तरफ से इन्हें भरपूर पगार मिलती है। कहीं पर भी एक व्यक्ति, एक परिवार, अच्छे परिवार सर्वे करने, इनको पगार किसी प्रकार से सरकार कम नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद पगार से सरकारी अधिकारी का पेट नहीं भरता। इससे यह सिद्ध होता है। और यह रेती के एपिसोड प्रकरण में इसके साथ ही मुझे कई जगह से, तियूसा से, भातकुली से, वरुड़ से, नांदगांव, खंडेश्वर से, नांदगांव पेट से, चांदूर बाजार से, परतवाड़ा से, अंजनगांव सुरजी से, कई जगह रेती के ऐसे ओवरलोड ट्रक चलते हैं, उनके काम आ रहा है। अब ये तो मेरे पास में यहाँ पे सारे कागजात मैंने जमा किया, डॉक्यूमेंट जमा किया, तो इतनी बात बोल सक रहा हूँ। सिर्फ कोई बोल देता है कि यहाँ से ओवरलोड डंपर जा रहा है तो निश्चित हमारे भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है, और उन्होंने अधिकारी ने उस समय छोड़ दिया, हमारे पास नहीं, और जाके खाली हो गया, तो हमारे पास भी बताने को कुछ नहीं रहता। ये तो कागजात है, सारे के सारे बोल रहे हैं, उसके बावजूद अधिकारी के कान पे जू नहीं रहेंगे। मैंने इनके बाद में इनके उच्च अधिकारी को इन चीज़ की शिकायत की कि इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। उसको भी आज 13 से 14 दिन हो रहे, उच्च अधिकारी का भी कोई जवाब नहीं। अब आज
उनसे उच्च अधिकारी के पास जाने का हम लोग मानस बना रहे हैं कि ताकि कहीं ना कहीं इसको, और जब तक इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होंगी, मेरे ये एपिसोड चलते हैं क्योंकि रोज़ रेती के ट्रक आ रहे हैं, रोज़ पकड़े जा रहे हैं। अभी कई जगह अमरावती में रेती यानी चोरी से ला के, तो मैं सिर्फ इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ। लोकल के आसपास के जो यहाँ पे जो घाट दिए वहाँ से भी बहुत ज़्यादा बिना रॉयल्टी का ओवरलोड के माल आ रहा है, वो भी इसके बाद में आगे कंटिन्यू आपके साथ में चलता रहेगा। ये आपको एपिसोड कैसा लगा और हमारा सिटी न्यूज़ चैनल आपको कैसा लगता है, कृपया हमें सुझाव भेजिए। और आप क्या देखना पसंद करते हैं, क्या जानना पसंद करते हैं, आपके माध्यम से मिलती हुई सूचनाओं को हमारे को प्रेरणा भी मिलेगी और हम आपको वैसे जानकारी आपके पास उपलब्ध कराते रहेंगे। यह आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, डेली हंट, सभी जितने भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे आप सब जगह दे सकते हैं। यदि आप इनके सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते तो आप व्हाट्सएप पे भी आपको इस सूचना के माध्यम से आपके पास में ये जानकारी आ सकती है। नहीं है तो आप एंड्रॉयड ऐप है मेरा सिटी न्यूज़ का, सिटी न्यूज़ अमरावती का, आप ऐप डाउनलोड करिए। उस पर लाइव चैनल मेरा चलता रहता है, 24 घंटे वो लाइव चलता है। जब भी मेरे जो टीवी में दिखता है वही आपको दिखेगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे सिटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी न्यूज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और फॉरवर्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर करके कहीं ना कहीं हम जनता को राहत देने का प्रयास करते हैं। आज के इस भाग में बस इतना ही। नमस्कार।